नमस्कार सभी को। वर्मन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के बजाय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, दोनों एक ही बात रहेगी। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, दोनों ही बात जो है वो 3 चरणों में चले हैं। प्रथम चरण हमने पढ़ा था उदारवादी युग, नरम दिल वाले। दूसरा चरण जो उसकी हम बात करें वो पढ़ा था हमने उग्रवादी युग, यानी कि गर्म स्वभाव वाले, उनके साधन अलग होते हैं, नरम दल वालों के साधन अलग होते हैं। दोनों युग आ चुके हैं, लेकिन भारत की आज़ादी के क्रम में कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं हुई। अब इस समय महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका में रहा करते थे, उनका भारत में प्रवेश हुआ या उनका भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ। तो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का क्या योगदान है, इसे ही कहा जाता है गांधीवादी युग। वो 1919 से और 1947-48 तक चला है, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हो गया और 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु भी हो गई थी। तो आप चाहे इसको 1947 रखें और चाहे इसको 1948 रख सकते हैं। तो गांधीवादी युग में हम महात्मा गांधी का थोड़ा जीवन परिचय पढ़ेंगे। थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ने के बाद में फिर उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि भाई महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा। उससे पहले भी तो बहुत सारे नेता लोग आ चुके हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, ठीक है, उन्होंने भी बहुत अच्छे योगदान दिए हैं, बहुत से लोगों को फांसी भी लगी है। भारतीय आज़ादी में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, पर महात्मा गांधी का क्या योगदान है, क्या योगदान रहा, इसे ही गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। तो पहले हम थोड़ा सा जीवन परिचय देखते हैं। देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी का जीवन परिचय ही टॉपिक दिया है। सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में एक बढ़िया परिवार में हुआ था, यानी कि धनी परिवार में हुआ था। ये जो 2 अक्टूबर है ये विश्व अहिंसा दिवस के नाम से जानी जाती है, यानी कि अहिंसा दिवस ये नहीं कहेंगे हम इसे, विश्व अहिंसा दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी के 2 प्रमुख साधन थे, सत्य और अहिंसा। यानी कि वो लक्ष्य तो पवित्र रखते ही थे, साथ में साधन भी पवित्र रखने पर विश्वास करते थे, ठीक है। पिता का नाम था करमचंद गांधी, और करमचंद गांधी से ही महात्मा गांधी का पूरा नाम बना था। आपने पढ़ा होगा पूरा नाम महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास, क्या भाई, मोहनदास करमचंद गांधी। ये महात्मा गांधी का पूरा नाम है, ठीक है। तो पिता का नाम बीच में लगा है, तो उनके पिता का नाम क्या था भाई, करमचंद गांधी। बात करें माता का नाम था पुतलीबाई। पुतलीबाई जो उसकी हम बात करें तो वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की, ठीक है। तो उनके जो उद्देश्य हैं, उनके जो गुण हैं, वो महात्मा गांधी में हो गए। तो महात्मा गांधी भी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। पत्नी की बात करें, महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ और 14 वर्ष की आयु में हुआ। कितने वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में। किंतु 1944 के आसपास पूना जेल में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी। देखो कितना बड़ा योगदान है, उनकी पत्नी भी जो है वो जेल में मारी गई, मृत्यु हो गई। अगली बात, जब महात्मा गांधी यहाँ से बैरिस्टर बनकर या बैरिस्टर बनने के लिए लंदन चले गए थे, फिर उसके बाद में लंदन से आए और वकालत शुरू कर दी। पर क्या वकील सत्य और अहिंसा के साथ चल सकता है, क्या नहीं। तो वकील के लिए तो झूठ तेताल चल नहीं चले। अब महात्मा गांधी जो है वो बैरिस्टर का काम कर रहे हैं लेकिन चल नहीं रहे, तो वो साउथ अफ्रीका चले गए थे। उसकी पूरी कहानी आगे चलेंगे। साउथ अफ्रीका से जब वापस आए तो भारतीय राजनीति को देखा, और भारत में एक व्यक्ति जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, इनको अपना उन्होंने गुरु बना लिया, और अपने जो दैनिक कार्य हैं उन कार्यों के लिए अपना एक सचिव रखा, महादेव देसाई। ये 2 आपको याद रखने पड़ेंगे, कभी कभी परीक्षाओं में बिल्कुल सिंपल यहाँ से ही प्रश्न आ जाया करता है, ठीक है। सबको आता भी है कि गुरु को कौन थे भाई, गोपाल कृष्ण गोखले, और सचिव कौन थे, महादेव देसाई। उनके अलावा धार्मिक गुरु भी कह सकते हैं उनके, वो जो ऊपर जो गुरु हैं वो राजनीतिक गुरु हैं। धार्मिक गुरु की बात करें तो धार्मिक गुरु थे एम.जी. रानाडे। अगर एम.जी. रानाडे की बात करें, पूरा नाम महादेव गोविंद रानाडे, ये गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु थे। अब एक एक कुछ विशेष नाम, कुछ विशेष उपाधियां हैं उनकी, महात्मा गांधी की, उनका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहली उपाधि है केसर ए हिंद। किसके द्वारा दी गई है,
अंग्रेजों के द्वारा। समझिए आप, 1915 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे, उस समय साउथ अफ्रीका से भारत लौटे उस समय क्या चल रहा था? विश्व युद्ध। विश्व युद्ध उस समय जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो विश्व युद्ध चलने के कारण महात्मा गांधी ने भारतीय युवाओं से आह्वान किया कि वो अंग्रेजी सेना में शामिल हों, अंग्रेजों का सहयोग करें। ठीक है, तो अंग्रेजों का सहयोग होने के कारण अंग्रेजों ने उनको क्या दे दिया? केसर ए हिंद की उपाधि दे दी, एक उपाधि। दूसरी थी कि भर्ती कराने वाला सार्जेंट यहाँ की जनता द्वारा, जैसे भर्ती कराने वाला एजेंट होता है ना, ऐसे, यानी कि भारतीय युवाओं को तेजी से भर्ती कराया गया अंग्रेजों की सेना में। उस समय महात्मा गांधी को यह लगता था अगर अंग्रेज हार जाएंगे, यानी आज हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, ये हार जाएंगे तो फिर धुरी राष्ट्र जो है, धुरी राष्ट्र उनका कब्जा हो जाएगा, जापान जर्मनी इनका कब्जा हो जाएगा। इससे अच्छा तो यही पड़े, तो क्यों नहीं अंग्रेजों का साथ दिया जाए विश्व युद्ध में और अंग्रेजों को जिताया जाए, ये सोच थी। तो जनता द्वारा इनको कहा गया भर्ती कराने वाला सार्जेंट। देखिए अगली उपाधि महात्मा। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, उनको खुद को भी उपनाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, बहुत से उपनाम परीक्षा में आते हैं। इन सब के उपनामों की एक क्लास अलग से बनाएंगे, फिर भी बीच बीच में दे देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुवर कहा जाता है, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुवर कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। पर यहाँ समझे आप, महात्मा गांधी का नाम तो महात्मा गांधी था ही नहीं, नाम तो मोहनदास था। फिर उससे महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब की बात थी? आगे हम बात करेंगे, वैसे तो 1917 की बात है। 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में सफलता मिली थी, और उसी सफलता के आधार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो एक एक उपाधि हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, इनको उपाधि कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं उपनाम। अगला है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और ये कहा था सिंगापुर से, ऑल इंडिया रेडियो पर, जब वो यहाँ से चले गए थे और वहाँ पर एक पार्टी का गठन आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कर रहे थे, और उसी के तहत उन्होंने कहा था कि हे राष्ट्रपिता, स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू हो चुका है, आप हमें आशीर्वाद दें। तब ये राष्ट्रपिता शब्द जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। मलंग बाबा, तो देखो खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्होंने ये सीमांत उत्तर पश्चिमी जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ के मुख्य नेता थे, और इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी, ये सीमांत गांधी इनको कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम आगे भी बात करेंगे। अगली उपाधि है बापू, और ये देने वाले कौन है? सरोजनी नायडू, उस समय की बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता। ठीक है, महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी आंदोलन रहे उन सब आंदोलन में मुख्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य रहा। अगली उपाधि है सातवीं उपाधि अर्धनंगा फकीर। ये उपाधि दे रहे हैं कौन? फ्रैंको मोरेस। फ्रैंको मोरेस, ये जो फ्रैंको मोरेस हैं, इसकी भी हम बात करें, ये एक पत्रकार है। क्या है भाई? ये एक पत्रकार। बात बताता हूँ मैं, 1931-32 की बात है। 1931-32 में जब गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तब वो ब्रिटेन के महाराजा से मिलने गए। उस समय फ्रैंको मोरेस ने उन्होंने बात की कि भाई आप कौन हो? तो कहा महात्मा। तब महात्मा गांधी जो है वो कुछ ही कपड़े पहने हुए थे, है ना, जैसे वो धोती इस प्रकार से। तो इसलिए फ्रैंको मोरेस ने कहा था कि भाई अपने गांव में कैसे भी रहो, लेकिन आप दुनिया के सबसे महान, सबसे शक्तिशाली शासक से मिलने आए हैं, तो कपड़े तो ढंग के पहन के आओ। तब इसको फ्रैंको मोरेस ने अर्धनंगा फकीर की संज्ञा दी थी। किसको भाई? महात्मा गांधी को। तो ये जो नामकरण है, ये जो नाम है, ये उपाधियाँ हैं, इनसे परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आगे। अगला है अर्धनंगा फकीर। अर्धनंगा फकीर हो गया। देशद्रोही फकीर देखिए, देशद्रोही फकीर जो है वो कहने वाले हैं विंस्टन चर्चिल। ये ब्रिटेन के पीएम रहे हुए हैं, और इन्होंने कहा देशद्रोही फकीर। अगली बात देखिए, भारतीय राजनीति का बच्चा, ये कह रहे हैं कौन? एनी बेसेंट। कौन कह रहे हैं भाई? एनी बेसेंट।
मतलब ये है कि अचानक महात्मा गांधी आए और अचानक आकर उन्होंने राजनीति में कुछ परिवर्तन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। उस समय एनी बेसेंट स्वयं भारत में थी। तो एनी बेसेंट ने कहा था कि एक बच्चे की तरह है, अभी अभी पता लगेगा कि इनका क्या योगदान रहेगा। तो एनी बेसेंट जो है वो आयरलैंड की थी। हम पीछे भी एक क्लास में बात कर लिए थे। मूल रूप से आयरलैंड की निवासी, यानी कि भारत की को आज़ादी दिलाने में भारतीयों का योगदान है ही है, बहुत से विदेशी लोगों का भी योगदान है इस स्वतंत्रता संघर्ष में। ठीक है, यहाँ तक हम उपनाम, जीवन परिचय, इन सब चीज़ों का हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम अध्ययन करें क्या होता है आगे। देखिए एक एक बात की चर्चा करेंगे हम। 1888 में, कब की बात, अभी 1888 में वकालत पढ़ने के लिए लंदन चले गए महात्मा गांधी। और वकालत पढ़ने के लिए लंदन जाकर 1891 तक रहे लंदन में। कब तक रहे? 1891 तक। 1891 तक रहने के बाद अगर हम बात करें, 1891 में वापस आए। वापस आकर भारत में बैरिस्टर का काम करने लग गए। भारत में किसका काम करने लगे? बैरिस्टर का। ठीक है, लेकिन चले नहीं। तो ऐसे ही 1893 में इनकी मुलाकात हुई शेख अब्दुल्ला, भारतीय मुसलमान ही था, दक्षिणी अफ्रीका में इसका कोई व्यापार उपार था। तो इस शेख अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में 1893 में महात्मा गांधी चले गए कहाँ भाई? दक्षिणी अफ्रीका। और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति है। किसकी नीति भाई? रंग भेद, यानी रंग के आधार पर भेदभाव, काला और गोरा। जैसे भारत में जाति के आधार पर है भेदभाव, जैसे किसी देश में पैसे के आधार पर भेदभाव है, अमीरी गरीबी। ठीक है, जैसे रंग के आधार पर, ऐसे वहाँ रंग के आधार पर भेदभाव था, जो महात्मा गांधी को बहुत ही बुरा लगा। तो 1893 में पहुँच गए थे वहाँ। अब 1894 में वहाँ पहला कार्य करते हैं। क्या करते हैं देखना। तो वहाँ गए तो कहाँ गए देखना, वहाँ गए नटाल, अफ्रीका का स्थान है नटाल, वहाँ रहे और वहाँ पर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। रंगभेद नीति के खिलाफ कार्य करने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की क्या कर दी? स्थापना, यानी कि वहीं पर संघर्ष शुरू कर दिया भारतीयों के लिए। तब पहली बार उन्होंने संघर्ष किया है इस प्रकार का, यानी कि राजनीति में प्रवेश। उसके अलावा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र, वहीं पर नटाल में रहते हुए इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र। तो आपको पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का प्रथम समाचार पत्र क्या था? तो प्रथम तो यही है, साउथ अफ्रीका का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है भाई? इंडियन ओपिनियन। और कब की बात है? 1894 की, साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं हम। वकालत करने कहाँ गए थे? लंदन। ठीक है, कहाँ गए थे? लंदन। हाँ, अगली बात देखिए क्या थी। 1896 में डरबन में रहने लग गए थे। पहले नटाल में रहे, नटाल के बाद कहाँ चले गए? डरबन। तो देखिए 1896 में घटना घटी। क्या घटती है? डरबन से पिट्रोलिया जाने वाली ट्रेन में, एक ट्रेन है जो कहाँ से कहाँ जाती है? डरबन से पिट्रोलिया जाने वाली ट्रेन पर एक स्टेशन आता है। स्टेशन का नाम था मेरिट्सबर्ग। मेरिट्सबर्ग नामक स्थान पर गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। दुर्व्यवहार किया गया का मतलब क्या हुआ कि महात्मा गांधी को फर्स्ट श्रेणी का जो एसी कोच था या फर्स्ट श्रेणी का जो डिब्बा था ट्रेन का, उससे नीचे उतारने के लिए कहा गया, उतरने के लिए कहा गया या उतार दिया गया। ये एक तरीके से एक भारतीय व्यक्ति का अपमान था और इस अपमान का बदला लेने के लिए महात्मा गांधी ने वहाँ पर लगातार संघर्ष किया और तय कर लिया कि जब तक रंगभेद की नीति समाप्त नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। तो आपको ध्यान रखना है मेरिट्सबर्ग स्टेशन, डरबन से पिटोले वाली कोई बात नहीं। मेरिट्सबर्ग स्टेशन जो परीक्षा की बात करें तो दिल्ली पुलिस जो है, पिछली दिल्ली पुलिस, उसमें आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, कि कौन से स्थान पर? तो एक ऑप्शन था डरबन, एक ऑप्शन था पिट्रोलिया और एक ऑप्शन मेरिट्सबर्ग, एक नटाल। तो मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी के साथ क्या किया गया? दुर्व्यवहार। ठीक है, आराम से ध्यान रखना। हाँ देखिए, अब हम क्रम से चल रहे हैं। 1906 में सत्याग्रह किया। किसके खिलाफ चल रहा है?
रंग भेद की नीति के खिलाफ। इस सत्याग्रह को हम कहेंगे प्रथम सत्याग्रह, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह। हाँ, सेठ रुस्तम के सहयोग से डरबन, जो डरबन शहर है ना, डरबन शहर में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। देखिए, क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित 3 आश्रम रहेंगे, ठीक है। ये अफ्रीका में ही है, डरबन शहर अफ्रीका में है, तो अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम, इसे हम कहेंगे महात्मा गांधी का प्रथम आश्रम। क्या कहेंगे भाई? महात्मा गांधी का प्रथम आश्रम। अब देखो, कोई भी आश्रम बना रहे हैं, कोई भी आंदोलन कर रहे हैं, तो इन सब के लिए पैसे की तो आवश्यकता होती है, तो पैसे की आवश्यकता होती है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो किसके सहयोग से कर रहे हैं? सेठ रुस्तम जो है वो आर्थिक मदद कर रहे हैं। 1906 में टालस्टाय नामक स्थान है, यहाँ पर इस स्थान पर टालस्टाय फार्म की स्थापना की। भारतीय कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के, उनसे बातचीत करने के लिए, सभा करने के लिए एक फोरम की स्थापना कर दी। और कब कर दी? 1906 में। इसकी मदद के लिए, इसके लिए आर्थिक मदद कोलेनबाख नामक व्यक्ति ने सहायता की महात्मा गांधी की, ठीक है। तो देखो, प्रथम समाचार पत्र आ गया इंडियन ओपिनियन, प्रथम आश्रम आ गया फिनिक्स आश्रम, प्रथम संस्था आ चुकी है नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। आगे चलते हैं। 1909 की बात है। 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की है। अब कैसे की वो मैं आपको बताता हूँ। वो साउथ अफ्रीका से ही लंदन गए थे। साउथ अफ्रीका से कहाँ गए थे भाई? लंदन। और लंदन से वापस साउथ अफ्रीका लौट रहे थे। उस दौरान उन्होंने, यात्रा करने के दौरान उन्होंने ऐसा कुछ देखा और उसे लिख लिया। तो उस पुस्तक का नाम क्या है भाई? हिंद स्वराज। कल परसों की क्लास में हम गीता रहस्य एक पुस्तक की बात कर रहे थे। वो पुस्तक जो थी वो चल रही थी गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक, जेल में, ठीक है। आगे बात करें। मूल प्रश्न बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन। गांधी जी का मुख्य साधन सत्याग्रह था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति अटल रहना। जब तक कि हम सफल ना हो जाए तब तक उस उद्देश्य के प्रति अटल रहना ही क्या है? सत्याग्रह। तो सत्याग्रह की प्रेरणा हेनरी डेविड थोरो और रस्किन, एक निबंधकार है रस्किन, हेनरी डेविड थोरो और रस्किन, दोनों ही ऑप्शन आएंगे, तो हेनरी डेविड थोरो उत्तर होगा, ठीक है। इसकी पुस्तक है डिसओबीडियंस। उस पुस्तक से सत्याग्रह की प्रेरणा प्राप्त हुई है। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे हैं, जनवरी 1915 में, ठीक है। हम कह सकते हैं इसे, तो जनवरी 1915 में लौटे हैं, ठीक है। तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में भारत में आज भी उस याद में जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस भाई? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किस बात पर? कि महात्मा गांधी जो है वो इस दिन या इस सप्ताह में लौटे थे। निश्चित तारीख तो है नहीं, बहुत सी किताबों में 14-15 तारीख दे रखी है, ठीक है। लौटे थे और एस अरेबिया जहाज से लौटे थे, इतना भी दिया गया है कुछ किताबों में। और भारत लौटे तो जीवनलाल बैरिस्टर खुद भी वकील थे और अहमदाबाद में एक वकील और थे जिनका नाम था जीवन लाल, इनके घर पर रहे। जीवनलाल बैरिस्टर के घर पर रहे। नोट, ये नोट देखना, बहुत ही बढ़िया नोट है। 25 मई 1915 की बात है। 25 मई 1915 को साबरमती आश्रम की स्थापना की। कौन से आश्रम की भाई? साबरमती आश्रम, या इसे हम कह सकते हैं सत्याग्रह आश्रम। भाई महात्मा गांधी जैसे साउथ अफ्रीका में कार्य कर रहे हैं वैसा ही यहाँ काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आश्रम चाहिए, तो उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की है साबरमती में। ये अहमदाबाद में है, ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। आगे बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन की। बीच में आ गया क्रम में, क्योंकि 1916-15 चल रहे हैं, तो लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन है। हमने बात भी की थी कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है वो दिसंबर में होता है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कब होता है भाई? दिसंबर में। अब लखनऊ अधिवेशन को क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें विशेष बातें हैं, देखना। सबसे पहली बात, लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष देखिए आप, परीक्षा में पूछते हैं अधिवेशनों के अध्यक्ष, और अधिवेशन में कौन से में क्या विशेष बात हुई। अध्यक्ष है अंबिका चरण मजूमदार। कौन है भाई?
अंबिकाचरण मजूमदार। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस के जो दो भाग थे, उग्रवादी, उदारवादी व उग्रवादी, या इसे हम कहेंगे गरम दल व नरम दल, ये दो अलग अलग भाग हो गए थे। आपको पता होगा कब हो गए थे, 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग अलग भाग हो गए थे। इनका विलय हुआ है, लखनऊ अधिवेशन में इनका क्या हुआ है, विलय हुआ है, उदारवादी और उग्रवादी। और विलय का प्रयास किसने किया है, उस बात को भी देखें। विलय के लिए समझौते का प्रयास किया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, कि भाई पृथक पृथक रहकर देश को आज़ाद कराना चाहेंगे तो बटे हुए तो हम अभी है गुटों में, कैसे आज़ाद करा पाएंगे, इसलिए एक होना पड़ेगा। तो कांग्रेस यहाँ पर एक होगी अपने आप में। नेक्स्ट बात देखिए, इसी अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग जो है इनके बीच भी समझौता हुआ। कांग्रेस व मुस्लिम लीग यानी कि दो समझौते हुए। लखनऊ अधिवेशन में कुल कितने समझौते हुए, दो, एक उदारवादी व उग्रवादी जो दल है उनके बीच, और एक कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच। इस समझौते का विरोध हुआ है, और कौन कर रहे हैं, मदन मोहन मालवीय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते, या मुस्लिम लीग जो है वो देश की आज़ादी की लड़ाई में नहीं लड़ सकती। मुस्लिम लीग जो है वो अपने ही स्वार्थों के लिए चलेगी, तो क्यों नहीं हम इससे पृथक ही रहें। तो देखिए, गरम दल व नरम दल को मिलाने का प्रयास तिलक व एनी बेसेंट ने किया है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के समझौते का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया है। तो ये प्रश्न आ जाते हैं। तो बेस्ट क्वेश्चन बनेगा लखनऊ अधिवेशन का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहेगा लखनऊ अधिवेशन। आगे चले हम, देखिए अब महात्मा गांधी के भारत में क्रमबद्ध आंदोलन चलेंगे। बिल्कुल क्रमबद्ध, तो पहला ही हम इसको देखेंगे, भारत में प्रथम सत्याग्रह, भारत में प्रथम आंदोलन, और वो कौन सा है, चंपारण सत्याग्रह। कौन सा भी, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। कहाँ की बात रहेगी, बिहार की। क्या बात थी, वो सारी चर्चा करेंगे हम। यहाँ के किसान का नाम है राजकुमार शुक्ल। क्या नाम है भाई, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। एक प्रश्न, किसानों की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा था, समस्या बताएंगे काफ़ी दिनों से। ठीक है, तो गांधी जी को आमंत्रित किया। यहाँ के किसान 3 कठिया पद्धति से परेशान थे, यानी कि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था किसानों को। अब नील की खेती में किसानों को परेशानी थी, एक बार नील की खेती हो जाए तो उस पर और कुछ खेती नहीं होती, तो छुटकारा चाहते थे, क्योंकि जर्मनी में और यूरोपीय देशों में नए नए रासायनिक रंग आ चुके हैं नील के, तो क्यों हम किसानों को परेशानी दी जा रही है। तो किसान चाहते थे 3 कठिया पद्धति से छुटकारा या नील की खेती से छुटकारा। इसलिए राजकुमार शुक्ल जो है वो लखनऊ अधिवेशन में गए थे और महात्मा गांधी से मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद महात्मा गांधी जब यहाँ आए तो कमिश्नर ने उनको रोक दिया गया, प्रवेश नहीं दिया गया बिहार में, लेकिन फिर भी वो आए। तो भारत में गांधी जी का यह प्रथम आंदोलन था। एक बढ़िया प्रश्न ये बनेगा, गांधी जी का ये क्या था, प्रथम आंदोलन। गांधी जी का साथ इस आंदोलन में 2-3 व्यक्तियों ने दिया। राजेंद्र प्रसाद, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रश्न का, महादेव देसाई और नरहरि दास। ठीक है, ये प्रश्न ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन उसके सहयोगी थे और कौन विरोधी थे। फिर भी इस आंदोलन का विरोध भी किया है हमारे लोगों ने किया। एन.जी. रंगा ने इस आंदोलन का विरोध किया। ये भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि भाई किसानों को काम मिल रहा है, एडवांस में रकम दी जा रही है अंग्रेज़ों द्वारा, फिर भी इनको कोई दिक्कत है तो बाहर का नेता आकर यहाँ पर विरोध कर रहा है। ठीक है, तो एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के इस आंदोलन का विरोध किया था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। और उस समय महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुवर कहा था। क्या कहा था भाई, गुरुवर। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ पा रहे हैं तो यस कमेंट करें, और नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो अपलोड होने के बाद में उस पर आप सुझाव दें। आपके सुझाव जो है वो सराहनीय होंगे, बिल्कुल ही आपके सुझावों के अनुसार ही काम किया जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही। नेक्स्ट आंदोलन हमारा क्रमबद्ध। ये परीक्षाओं में प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है कि महात्मा गांधी से संबंधित जो आंदोलन है उनको क्रमबद्ध कीजिए। कोई भी 4 उठा के दे देंगे, जरूरी नहीं पहले से लेकर देंगे। ठीक है, 5वें से लेकर 6ठे 7वें 8वें इस प्रकार से कोई भी दे सकते हैं। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ है, 1918। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है, 1917। इसमें क्या था, मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस बंद किया गया था। समझना,
प्लेग फैला हुआ था तो प्लेग बोनस दिया जाता था, तो कुछ दिनों के बाद प्लेग बंद हो गया तो सरकार ने या मिल मालिकों ने बोनस भी बंद कर दिया। मजदूर ये कहते हैं कि प्लेग समाप्त हो चुका है, सही है, लेकिन प्लेग का प्रभाव अभी भी है, तो हमें प्लेग का बोनस दिया जाए। तो इस प्रकार से आंदोलन चलता रहा। मिल मालिक 20% बोनस देना चाहते थे, जबकि मजदूर 70% बोनस चाहते थे। इस बीच में विवाद चल रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में गांधी जी ने नेतृत्व किया। गांधी जी के नेतृत्व में 35% बोनस पर समझौता हुआ। ये भी महात्मा गांधी का एक सफल आंदोलन माना जाता है, यानी कि महात्मा गांधी एक फिर आंदोलन में एक सफल आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी ने पहली बार इसी आंदोलन में भूख हड़ताल की थी। पहली बार इसी आंदोलन में क्या किया भाई? भूख हड़ताल। और यहाँ गांधी जी के सहयोगी अनुसुईया बेन थी। कौन थी भाई? अनुसुईया बेन। इनके एक भाई थे। अनुसुईया बेन जो है इनका भाई था, जिसका नाम था अम्बालाल। अम्बालाल सारा भाई, ये इनका भाई था। और अधिकतम जो मिल थे वो इनकी ही थी, और ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे। जब महात्मा गांधी आंदोलन करने आए तो इनको झुकना ही था। बैठकर समझौता किया गया और समझौते में 35% बोनस की बात हो चुकी थी। तो निश्चित ही आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। वही बात रहेगी। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सुझाव दीजिए, आपके सुझाव सराहनीय रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, तीसरे नंबर का क्रमबद्ध ही चलेगा। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में समस्या क्या थी, पूरी ऐसे कैसे लिखी हुई है। फसल खराब होने पर भी किसानों से भारी लगान लिया जा रहा था, और किसान लगान देने के पक्ष में नहीं थे, या किसान लगान देने लायक पोजीशन में भी नहीं थे। तो किसानों ने वही काम किया, आमंत्रित कर लिया गांधी जी को, और गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन चला। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल आदि लोगों ने साथ दिया। तो आंदोलन चला, और आंदोलन में फैसला क्या हुआ कि समर्थ किसान, जो किसान समर्थ है या लगान देने की पोजीशन में है, समर्थ किसान लगान दें। बात समझे, जो लगान दे सकते हैं उनसे ही लगान लिया जाए इस साल, क्योंकि फसल खराब चल रही है। इस कंडीशन में किसानों की भी हालत खराब है, तो किसान जो है इस पर राजी। तो महात्मा गांधी के इस प्रकार से क्रमबद्ध, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 3 आंदोलन हो चुके हैं। अब उन्हीं के नेतृत्व में आगे चल रही है घटनाएं, तो इस घटनाओं का नाम दे सकता है। अगर घटनाओं में इस प्रकार से देखा तो क्रमबद्ध करवाएगा तो 4 नंबर की क्रमबद्ध आ जाएगी। नंबर 4 आंदोलन तो नहीं है ये, रोलेट एक्ट 19 मार्च 1917। कुछ किताबों में ध्यान देखिए, हिस्ट्री में डेट में प्रॉब्लम है, कुछ किताबों में 17 मार्च दी हुई है। 19 मार्च 1919 या 17 मार्च 1919। क्या था? सर सिडनी रोलेट, ये एक न्यायाधीश है। सर सिडनी रोलेट क्या है? एक न्यायाधीश ने कानून पास किया था, इसलिए उस कानून का ही नाम रख दिया गया रोलेट एक्ट। इसमें क्या था, पहले कानून की परिभाषा समझे। रोलेट एक्ट में क्या था? किसी भी भारतीय को या किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता है। कब तक भाई? 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता है। इसके ऊपर कोई भी वकील, कोई भी कानून वानून की आवश्यकता नहीं। तो इसे बिना वकील वाला कानून भी कहा गया, या इसे कहा गया बिना कानून वाला कानून। अब इसमें इसके देखो क्या क्या नाम है। इसे कहा जाता है बिना अपील, बिना दलील, या बिना वकील वाला कानून। इसे महात्मा गांधी ने कहा था, क्या देखिए, महात्मा गांधी ने इसे कहा है काला कानून, कि ये तो काला कानून हो गया। ऐसे इस प्रकार से संदेह के आधार पर तो आप पूरे भारत को उठाकर जेल में डाल दोगे। इसलिए इसके विरोध में आंदोलन चला, और इस बार राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न आया। ये ध्यान दीजिए, ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में आया। रोलेट एक्ट विरोधी आंदोलन। भाई रोलेट एक्ट सब जानते हैं 1919, पर प्रश्न यहाँ से आया था रोलेट एक्ट विरोधी आंदोलन। अभी जो राजस्थान पुलिस है इसमें एग्जाम में, रोलेट एक्ट विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 6 अप्रैल 1919 को हुआ है। रोलेट एक्ट मार्च की बात है, ये 6 अप्रैल की बात है। और किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था।
8 अप्रैल को, यानी कि 2 दिन बाद 8 अप्रैल 1919 को पलवल एक स्थान है हरियाणा में, यहाँ से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके वापस गुजरात या उनके साबरमती आश्रम में उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, आगे चलें। मुख्य मुख्य घटनाएं, अब देखो उससे आगे क्रमबद्ध घटना चलेगी, दिए आई जाएगी क्रमबद्ध घटना। जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्या नाम है भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बाकी सबको आता है। ठीक है, तारीख पूछते हैं, बहुत ही परीक्षा में आता रहता है। 13 अप्रैल 1919। दिन पूछते हैं तो वैसाखी का दिन था। क्या दिन था भाई? वैसाखी का। समझिए कहानी क्या है। पंजाब के 2 लोकप्रिय कार्यकर्ता थे, एक का नाम सत्यपाल और एक का नाम सैफुद्दीन किचलू। ये 2 पंजाब के कार्यकर्ता थे। समझ पा रहे होंगे आप? समझ पा रहे हैं तो यस कमेंट करें। सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसकी गिरफ्तारी के विरोध में तेजी से आंदोलन चला। तीव्र गति से आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन को रोकने के लिए अमृतसर का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर को नियुक्त किया। माइकल ओ डायर ने और भी बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया। मार्शल एक्ट लागू कर दिया गया, भीड़ एकत्रित नहीं होगी। तो वैसाखी के दिन वहाँ अमृतसर में, कहाँ की बात है? अमृतसर मेला लगता है। किसान शिरकत कर रहे थे, शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे जलियांवाला मैदान में, जिसमें माइकल ओ डायर ने बिना चेतावनी के, यानी कि पहले चेतावनी नहीं दी, अचानक आए और ये मैदान है, इस मैदान के जो दरवाजे हैं, इस दरवाजे पर खड़े होकर और उन्होंने अंधाधुंध 1-2 सेकंड के लिए कहा था कि भाई यहाँ से खाली कर दो, और तुरंत ही अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। तब तक गोलियां चलाई गई जब तक गोलियां समाप्त नहीं हुई थी। ये परीक्षा का प्रश्न है ये भी। इसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए हैं। ये सरकारी रिपोर्ट है, तो सरकारी रिपोर्ट तो अंग्रेजों की रिपोर्ट है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इसमें हजारों व्यक्ति जो है वो मारे गए। जनरल जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के लिए एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई कि ये तो बहुत बड़ी, इस प्रकार से इसका मतलब तो साफ हो गया कि हम कभी भी बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग जो हैं वो गोलियां चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, और इस प्रकार से हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। देश की आज़ादी के लिए हमें सर्वस्व न्योछावर करना पड़ेगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। ध्यान रखना। हाँ, पूरे भारत में जो है रोष की भावना है, गुस्से की भावना है। किस बात के लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। और फिर भी भारत के बहुत से नेताओं को अंग्रेजों द्वारा उपाधि दे रखी थी, तो सबसे पहले उपाधियां लौटाएं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड की उपाधि लौटा दी कि मैं ऐसी सरकार से कोई भी उपाधि लेना नहीं चाहूँगा जो सरकार हम भारतीयों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करती है। दर्दनाक व्यवहार हुआ। शंकर नायर ने वायसराय जो था, उस वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करते हैं कुछ सदस्य भारतीय, उस कार्यकारिणी के पद से इस्तीफा दे दिया। अब जब जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन तेज होने लगा, पूरा भारत अशांत हो रहा है, आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, ठीक है, उग्रवादी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं या फिर खून के बदले खून वाली बात चल रही है, तो अंग्रेजों को लगा कि भाई इसकी छोटी मोटी जांच तो कर ही दो, अपने को क्या दिक्कत है। तो देखिए, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी है भाई? हंटर कमेटी। जांच हंटर कमेटी क्लियर हुई, ये बिठाई गई 19 अक्टूबर 1919। क्यों बनाई गई? ध्यान रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ध्यान रखना, कौन सी कमेटी बनाई गई सरकार के द्वारा? हंटर कमेटी, है ना। इसमें कुल कितने सदस्य थे? एक एक लाइन बात है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाएगी। कुल 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 सदस्य भारतीय थे। इस बात अंग्रेज 5 सदस्य तो क्या थे? अंग्रेज, और 3 सदस्य क्या थे? भारतीय। इस बात को आपको याद रखना है। एक एक बात कर लेते हैं। देखिए, 5 सदस्य थे, उनमें से एक विलियम हंटर, ये अध्यक्ष भी था। ठीक है, तो याद करें इस प्रकार से, हंटर
रस्किन रायस बार्लो स्मिथ, रस्किन रायस बार्लो स्मिथ, रस्किन रायस बार्लो स्मिथ, और हंटर है ये अध्यक्ष। तो 5 सदस्य हो गए, रस्किन रायस बार्लो स्मिथ। इधर बात करें भारतीय सदस्य, चमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। इन सब सदस्यों के आधार पर कमेटी ने निर्णय दिया। तो देखें कमेटी ने क्या निर्णय दिया। कमेटी ने निर्णय दिया कि भाई हंटर की इसमें कोई खास गलती नहीं है, क्योंकि उस समय मार्शल एक्ट लागू हुआ था, धारा 144 बोल सकते हैं आप आज के दिन, वो लागू थी, और उसमें भाई लोगों को एकत्रित नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और इस आधार पर उसने गोलियां चला दी, तो पूर्व चेतावनी दी होगी, ऐसा कुछ उसने दे दिया। तो इतना सा काम इस कमेटी का। हाँ, कमेटी द्वारा क्या निर्णय लिया गया, जनरल डायर को पद से हटा दिया गया, बस इतना सा काम, पद से हटा दिया गया। लेकिन जनरल डायर वो कहाँ चला गया, लंदन। लंदन में जाने के बाद वहाँ की सरकार ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा और उसे 20 लाख पॉइंट इनाम राशि दी गई। तो भारतीयों को बड़ा बुरा लगा कि यहाँ पर तो ये लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं कि हमें दिखाने के लिए झूठी मूठी रिपोर्ट बना रहे हैं, तो भारतीय असंतुष्ट हैं इस रिपोर्ट से। तो देखिए, पंजाब का एक क्रांतिकारी था, नाम था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने 1940 में लंदन जाकर जनरल डायर की हत्या की। समझे कितना बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया इस व्यक्ति ने, ऊधम सिंह ने, और जनरल डायर की हत्या कर दी। बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर दिया, ठीक है, बदला ले लिया। और ये बदला लिया ही जाना था, अगर इस प्रकार से उसका बदला नहीं लिया गया होता तो हमें बहुत बुरा लगता। तो जनरल ऊधम सिंह को बाद में फांसी दे दी गई, दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तहकीकात कमेटी, पूरा भारत, पूरा भारत कांग्रेस की, या हम बात करें ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जो बनाई गई थी कमेटी, हंटर कमेटी के निर्णय से सहमत नहीं है, ठीक है, निर्णय से खुश नहीं है। तो अब दूसरे नंबर पर कौन है, कांग्रेस है, कांग्रेस द्वारा। तो कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। उसी कमेटी का नाम है तहकीकात कमेटी, या उसे कहा जाता है मालवीय कमेटी। तहकीकात कमेटी कह सकते हैं, या उसे कह सकते हैं मालवीय कमेटी, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने सदस्य थे, उसकी पूरी एक एक हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली लाइन यहाँ पर हम देखते हैं एक एक बात। कुल 6 सदस्य, कुल 6 सदस्य, सभी भारतीय। कुल 6 सदस्य थे और सभी क्या थे, भारतीय। इस बात को ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि कांग्रेस बना रही है। अब कुल 6 सदस्यों को मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से थे, आप आराम से देखेंगे, याद हो जाएगा आपको। इस प्रकार से देखिए, एक लाइन, माँ, मो, गा, सी, अब। कभी कभी मामा भी गाता है, क्या हो जाएगा, मामो, गासी, अब। अब एक एक नाम को देखिए, इसको देखिए, मालवीय, ये शब्द बन जाएगा मालवीय। पूरा नाम आप जानते हो, मदन मोहन मालवीय, बन गया। ये देखिए, मोतीलाल, क्या बनेगा, मोतीलाल। ये देखिए, गांधी जी, क्या बनेगा भाई, गांधी जी। ये देखिए, CR दास, CR दास। ये देखिए, अब्बास तैयब जी, अब्बास तैयब जी। ये क्या बनेगा, विपुल जयकर, विपुल जयकर, बन गया। इस प्रकार से इस कमेटी के 6 सदस्य थे, और इस कमेटी ने निर्णय दिया कि जनरल डायर इतना बड़ा अपराधी है कि उसे 1000 बार फांसी दें तो भी कम है, 1000 बार फांसी दें तो भी कम है। ये निर्णय दिया था इस कमेटी ने। लेकिन ये कमेटी सरकार की तो नहीं थी ना, प्राइवेट स्तर पर थी, कांग्रेस की थी, इसकी थोड़ी चलेगी, ठीक है। तो महात्मा गांधी का एक बड़ा चैप्टर है, या गांधीवादी आंदोलन है, वो बड़ा चैप्टर है, एक क्लास में होगा नहीं, इसलिए नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, जो भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो भी हमारे इस वीडियो को
लाइव कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।